नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। और इस चैप्टर के 11 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। और आज की इस क्लास में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्रंथि से और ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय ग्रंथि से। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 19/1/2021 को। गाइज, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं उन सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है और डेट लिखा जाता है। मैं इस बैच में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सभी आपसे रेलवे की किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि ग्रुप डी में हो सकता है, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, इन सभी परीक्षाओं में जो आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज में इस बैच में उन सभी क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो भैया उसके लिए तो ये बैच रामबाण साबित होने वाला है। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये बैच देखिए, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत फायदेमंद ये बैच साबित होने वाला है। इसके लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। यानी कि ये जो वृद्धि हार्मोन होता है ये भैया पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कभी मटर खाई है आपने? मटर को अगर आप तोड़कर देखोगे तो 2 भागों में बटा हुआ होता है मटर का दाना, और उस मटर के दाने के समान एक ग्रंथि होती है हमारे ब्रेन में जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। आपके ब्रेन में 3 ग्रंथि होती है। एक होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और एक होती है पीनियल काय ग्रंथि। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन भैया पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को भैया मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी को ये कंट्रोल करती है। कौन? ये पीयूष ग्रंथि। इसकी लोकेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये हमारी ब्रेन में होती है, 0.6 ग्राम की होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो ग्रंथि है ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई। दूसरी, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पीनियल काय ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होना चाहिए थायराइड ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है भैया मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। कुछ इस तरीके से गोल गोल सा कि मैंने रफली डायग्राम बनाया है, अच्छे से नहीं बनाया है, लेकिन इसे दो भागों में बटा हुआ होता है भैया मटर का दाना। तो मान लीजिए यह है आपकी एक पीयूष ग्रंथि जिसका आकार मटर के दाने के समान है। रफली डायग्राम बनाया है, इसके दो भाग होते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूं। इसका जो आगे वाला भाग है, इस आगे वाले भाग को कहा जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि। ये इसका आगे वाला भाग है। और इसका जो पीछे वाला भाग है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या कहा जाता है? पश्च पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। आगे वाले भाग को अग्र पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और पीछे वाले भाग को पश्च पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अग्रभाग यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भैया आपकी पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब अग्र वाले भाग से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं और पीछे वाले भाग से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। याद रखना, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये एकमात्र ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सबसे ज्यादा हार्मोन बनाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पीयूष ग्रंथि है। देखिए भैया, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपने सोचा हो तो मैंने आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, किस ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भैया। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो मैं आपको उन सभी हार्मोनों के नाम लिखवाने वाला हूं। पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन सभी हार्मोनों के मैं नाम आपको लिखवाने वाला हूं। अग्र पीयूष ग्रंथि से जो पहला हार्मोन निकलता है वो निकलता है भैया ग्रोथ हार्मोन। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। इसे हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। दूसरा निकलता है थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये नाम याद करने पड़ेंगे। तीसरा निकलता है भैया प्रोलैक्टिन हार्मोन। चौथा है भैया गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। पांचवा है भैया एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एक है भैया 6 नंबर पर मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब इनके नाम याद करना थोड़ा कठिन है भैया। इस ग्रोथ हार्मोन को GH कहा जाता है, इस थायरो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को TSH कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, प्रोलैक्टिन हार्मोन को PH कहा जाता है और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को कहा जाता है GTH हार्मोन।
GTH कहा जाता है। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को कहा जाता है ACTH हार्मोन यानी ACTH, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कहा जाता है MSH। तो ये इनके शॉर्ट नाम है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो इन सभी हार्मोनों को। तो अग्रभाग से आपको जो याद करने हैं वो इन 6 हार्मोनों के नाम याद करने हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो भैया ग्रोथ हार्मोन से GH भी कहा जाता है। दूसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से TSH भी कहा जाता है। तीसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से PH भी कहा जाता है। चौथा होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से GTH भी कहा जाता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है LH और एक होता है FSH। LH को कहा जाता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन और FSH को कहा जाता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 5वां नंबर का कौन सा है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH। और 6 नंबर पर कौन सा है भैया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH। ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन है। अब आपका क्वेश्चन तो यहीं पर ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में जो वृद्धि हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन गाइज, मैंने अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो पहला हार्मोन है वो लिखवाया था ग्रोथ हार्मोन, और इसी ग्रोथ हार्मोन को हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। अगर इन सभी हार्मोन में से अगर कोई भी नाम आपके एग्जाम में आए तो बता देना भैया कि ये जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलते हैं। ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलते हैं। गाइज, मैं जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं उसी तरीके से मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं। आगे भी मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करवाता हुआ चलूंगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे उस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ सकते हो, यानी कि उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं आप वो सभी क्वेश्चन हल कर सकते हो हमारे साथ। एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाइए, ऊपर आपको एक मैराथन क्लास मिल जाएगी, उसको जाकर पढ़ लीजिए। वो एंडोक्राइन सिस्टम वाली है, 4 घंटा और 12 या 13 मिनट की क्लास है। अगर वो चैप्टर पूरा पढ़ लेते हो तो भैया इस चैप्टर के मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे ही क्वेश्चन आप हल कर दोगे। जब आपको फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हो भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के पीछे वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पहला हार्मोन है भैया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन। इसी हार्मोन को वेसोप्रिन या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन अगर किसी हार्मोन के बारे में पूछा जाए कि हार्मोन कहां से निकलता है, तो भैया ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे हम ADH हार्मोन भी कहते हैं। और इससे जो दूसरा हार्मोन निकलता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे दूसरा जो हार्मोन निकलता है वो है भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कार्य आज मैं आपको पढ़ा सकता हूं। मैंने क्वेश्चन तो लिया है, अगर आपका समय रहा तो भैया हम आपको इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में जरूर पढ़ाएंगे। बताइए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये सभी हार्मोनों का अलग अलग कार्य होता है और उन हार्मोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उन सभी हार्मोनों के कार्य पढ़ने हैं तो भैया आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक ही क्वेश्चन को आधे घंटे में करवाने लग गया तो फिर तो आपके हो गए भैया क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं चैप्टर को जाकर पढ़ लीजिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। जो रेगुलर हमारी वीडियो देखता है उसको तो पता ही होगा कि हमारा कंटेंट क्या है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चले क्या? ओके, देखिए भैया अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। गाइज मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ लीजिए भैया यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार तो पहले करवा चुका, फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि अब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं करवाऊंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है ग्रोथ हार्मोन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 1/4/2021 को। कब पूछा गया है भैया? 1/4/2021 को पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन हार्मोन। देखिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये जो होता है ना भैया, ये पेंक्रियाज का नाम सुना है? अग्नाशय। इस अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये लैंगरहेंस की किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो बीटा सेल से स्रावित होता है, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। दूसरा आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पेंक्रियाज से स्रावित होता है। और आप सभी को पता है पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो भैया जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। और ऐसी ग्रंथि जो सिर्फ हार्मोन का निर्माण करे, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और इनकी संख्या टोटल 9 होती है, जिनके बारे में मैं आपको लिखवा चुका। अगर आप शुरू से ही हमारी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बता चुका, इनका नाम लिखवा चुका। और ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए वो ग्रंथि कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। हिंदी में क्या कहा जाता है? बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उस टाइम पे भैया मैंने आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के भी नाम लिखवाए थे। उस समय मैंने आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम भी लिखवाए थे। तो मिश्रित जो ग्रंथि होती है ये भैया जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। और वो ग्रंथि कौन सी है? वो ग्रंथि है भैया पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो होता है वो जूस, एंजाइम और हार्मोन इन तीनों का निर्माण करता है, यानी कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्योंकि यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करे और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करे, ऐसी ग्रंथियों को या ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है भैया मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। और इस अग्नाशय में लैंगरहेंस की दीपिकाएं पाई जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लैंगरहेंस की दीपिकाओं का संबंध किस अंग से है? तो भैया पेंक्रियाज से है, अग्नाशय में। इसमें कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, उन कोशिकाओं के समूह को ही लैंगरहेंस की दीपिकाएं कहा जाता है। तो लैंगरहेंस की जो बीटा कोशिका है उस बीटा कोशिका से भैया इंसुलिन हार्मोन निकलता है।
एल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। और डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब ये जो बीटा कोशिका से निकलने वाला ये जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, ये क्या करता है? तो ये भैया आपके ब्लड में, या आपके ब्लड में जो शर्करा की मात्रा होती है, जो शुगर की मात्रा होती है, इस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा नहीं, जब आपके शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो भैया आपके ब्लड में इस शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे एक नाम दिया जाता है एक बीमारी का। वह बीमारी होती है भैया मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस मधुमेह रोग के बारे में, डायबिटीज मेलिटस के बारे में, हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में आपसे बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अभी पढ़ाने लग गया है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। इन क्वेश्चनों को मैं आपको पहले करवा चुका, तो ज्यादा मैं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना मैंने आपको सिखाया है उतना याद कर लीजिए, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपके एग्जाम के क्वेश्चन निकाले हैं और मैं आपको करवा भी रहा हूं। इसलिए जो आपसे पूछा जाता है जिस लेवल से, उस लेवल से पढ़िए। एग्जामिनर के सोच के अनुसार अगर आप पढ़ोगे तो 100 में से 100% आपके क्वेश्चन जरूर हल होंगे। लेकिन एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और आप पढ़ क्या रहे हो, फिर उस चीज का कोई सेंस नहीं निकलता भैया। इसलिए जो एग्जामिनर आपसे पूछता है उन्हीं चीजों को पढ़िए, तो भैया जरूर आपकी नैया पार लगेगी। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं बीच में ही अटक जाओगे। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है एड्रिनल ग्लैंड। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 27/2/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये मक्खियां कहां से आ गई यार? ऑप्शन नंबर सी होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखिए भैया, इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको एक पहले भी करवाया था, एक ये आ गया और हो सकता है कि आगे भी 3-4 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो भी जो मैंने आपको पहले करवाया था वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। ये आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। हो सकता है कि आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वो किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया हो। तो आपको जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया, उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम याद होना जरूरी है। जितने भी बहिस्रावी ग्रंथि है उन सभी बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको याद होना जरूरी है। तो मैं आपको फिर लिखवा देता हूं, इन्हें लिख लीजिए भैया कॉपी में, बहुत काम आने वाली चीजें। देखिए, सबसे पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखते हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। पहली होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरी होती है पिट्यूटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है।
तीसरी होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीनियल काय ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये तीनों के तीनों ही ग्रंथि कहाँ होती है भैया? आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। तो आपकी खोपड़ी में कितनी ग्रंथि होती है? तो आपकी खोपड़ी में 3 ग्रंथि होती है, एक हाइपोथैलेमस, दूसरी पिट्यूटरी और तीसरी पीनियल काय ग्रंथि। ओके, नंबर 4 पर बात करते हैं भैया। तो नंबर 4 पर आती है भैया थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है, और एक होती है नंबर 5 पर पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, ये होती है भैया आपके नेक में, यानी कि गर्दन में, या फिर थ्रोट में, यानी कि आपके गले में। तो गले में, गर्दन में 2 ग्रंथि होती है, एक होती है थायराइड ग्लैंड और एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 6 पर जो आती है वो आती है भैया थाइमस ग्लैंड। और थाइमस जो ग्लैंड है वो आपके बेटा चेस्ट में होती है। कहाँ पे होती है? चेस्ट में होती है, सीने में होती है। नंबर 7 पर जो ग्रंथि आती है वो आती है भैया पेंक्रियाज। पेंक्रियाज ग्लैंड। अब ये जो पेंक्रियाज है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित ग्रंथि है तो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करे, वो बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करे, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि यह है पेंक्रियाज ग्लैंड, और ये होती है भैया एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि उदर गुहा में। अब इस पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ा जाता है और पाचन तंत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? तो इस पेंक्रियाज ग्लैंड से, इस अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं। और पाचन तंत्र में हम इस अग्नाशय ग्रंथि से जो जूस और एंजाइम निकलते हैं वो पढ़ते हैं। तो हार्मोन कौन बनाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती है। तो भैया इस पेंक्रियाज में अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल पाई जाती है जो कि हार्मोन बनाती है। तो इस चैप्टर में हम इन हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं, इन 3 कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। ओके, 7 ग्रंथि ये हो गई। 8वीं ग्रंथि जो है भैया वो है भैया एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, और ये होती है आपकी अपर किडनी। अपर किडनी का मतलब क्या है? आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है, और ये एक जोड़ी होती है भैया। और 9 नंबर पर आती है गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड लैंगिक जनन ग्रंथि, और ये ग्रंथियां जो होती है वो होती है भैया बिलो इंटेस्टाइन। बिलो इंटेस्टाइन का मतलब क्या है? आपकी आंतों के नीचे होती है। गाइज, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई बातें बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें बताता हूँ। तो उन्हें आप पेन और कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि एक साथ आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, एक साथ आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। बोलो, ये 9 अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनके नाम याद हुए। अगर आपसे ब्रेन में पूछा जाए कि ब्रेन में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी ग्लैंड। गले में कौन कौन सी होती है? थायराइड और पैराथायराइड। सीने में कौन सी होती है? थाइमस। एब्डोमिनल कैविटी में पेंक्रियाज। एब्डोमिनल कैविटी में पेंक्रियाज। उसके अलावा किडनी के जस्ट ऊपर होती है एक ग्रंथि जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, और एक हमारे हाथों के नीचे होती है गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथि। तो कितनी हो गई? 8। और उसके अलावा कौन सी रह गई? 8 क्या 9 हो गई ना? 3 2 5 6। ये पेंक्रियाज जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एड्रिनल और गोनेड्स, 9 हो तो गई। ये 9 ग्रंथि है भैया जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए।
अब बात करते हैं भैया बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी। अब देखिए यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो भैया ये 9 में से 3 तो आपको यहाँ पर दी गई है, थायराइड, थाइमस और एड्रिनल। सलाइवरी ग्लैंड्स है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, जिसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, ओके। अब मैं मिटा देता हूँ और आपको अब नाम लिखवाता हूँ भैया किसके, बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम। भैया कान खोलकर सुन लीजिए मेरी एक बात, जितने भी रोग हैं, वायरस से होने वाली बीमारी है उनके नाम याद कर लीजिए, बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारी है याद कर लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाली जितनी भी बीमारी है याद कर लीजिए, कवक से होने वाली जितनी भी बीमारी है याद कर लीजिए, आनुवांशिक रोगों के नाम याद कर लीजिए, विटामिनों से होने वाली बीमारियों के नाम याद कर लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम याद कर लीजिए, बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम याद कर लीजिए। ये जो चीज़ें हैं ना आपको याद करने वाले, वो याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं है भैया, क्योंकि ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। तो अब हम लिखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम। पहली कौन सी है, तो पहली है भैया सलाइवरी ग्लैंड्स, जो आपके मुंह में होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में कहा जाता है लारीय ग्रंथि, जो लार का निर्माण करती है, और ये आपके मुंह में होती है, यानी कि माउथ में होती है। दूसरी होती है लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, ये हमारी आंख में होती है और आंसू बनाती है। ठीक है। तीसरी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, जो हमारे पेट में होती है, स्टोमक में होती है। चौथी होती है भैया स्वीटिंग ग्लैंड, इस स्वीटिंग ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे हम कहते हैं सब्सियस ग्लैंड। और ये जो ग्रंथि होती है ये पसीना बनाती है, और ये होती है हमारी स्किन में। सबसे ज़्यादा ये ऑयल ग्लैंड या स्वीटिंग ग्लैंड या सब्सियस ग्लैंड जो होती है, ये हमारी हथेली में होती है, लगभग 2 मिलियन के आसपास होती है, शायद 1.5 से 3 मिलियन के आसपास होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पसीना जो आते हैं वो हमारी हथेली में आते हैं। इतनी बात क्लियर है, ओके। नंबर 5 पर बात करते हैं भैया पेंक्रियाज की। जो पेंक्रियाज होता है, मैंने कहा कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है, और ये होती है उदर गुहा में, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में। नंबर 6 पर आता है आपका लीवर, ये भी आपके उदर गुहा में ही होता है, और ये बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, याद रखना है आपको। 7वीं होती है मेमरी ग्लैंड, ये जो मेमरी ग्लैंड होती है ये दूध बनाने में सहायक होती है, ये आपकी चेस्ट में होती है। नंबर 8 पर होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, छोटी आंत में होती है। तो ये 8 आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम याद होना जरूरी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से ही आएंगे भैया। सलाइवरी ग्लैंड्स लारीय ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में, लार का निर्माण करती है, ये आपके माउथ में यानी कि मुंह में होती है। दूसरी होती है लेक्राइमल ग्लैंड, जो आपकी आंख में होती है और आंसू बनाती है। नंबर 3 पर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि,
जो जठर रस का निर्माण करती है, ये आपके स्टोमक में होती है। नंबर 4 होती है स्वेटिंग ग्लैंड, इसे ऑयल ग्लैंड या सबसिस ग्लैंड भी कहा जाता है, ये आपकी स्किन में होती है, ये पसीने का निर्माण करती है। नंबर 5 पर होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो होता है वो पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। पेंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि एमाइलेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। वैसे ही सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा का निर्माण करती है, सलाइवा में भी एंजाइम होते हैं। एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है और एक होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और दूसरा इसी का ही दूसरा नाम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड भी जठर रस का यानी कि गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। इस गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। तो इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। लीवर जो होता है ये भी आपके एब्डोमिनल कैविटी में होता है और ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है और ये बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र वाला चैप्टर मैंने क्लियर करवा दिया आपको। पाचन तंत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बाइल जूस का कार्य क्या है, इसका पीएच मान क्या है, कितना हमारे शरीर में प्रतिदिन बाइल जूस निकलता है, कहाँ जा करके स्टोर होता है, कहाँ जा करके कार्य करता है, क्या कार्य करता है, वो सभी। मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये आपके चेस्ट सीने में होती है, जो दूध बनाने में सहायक होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करते हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। ये होती है छोटी आंत में। तो ये 8 बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम भी आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भैया मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, चले क्या? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार को उत्तेजित करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय जो होता है उसको के संकुचन में और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार को उत्तेजित करता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है एडीएच हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 27/2/2021 को। देखिए अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हुए हो तो भैया ऑप्शन है तो ऐसे ही गलत कर दोगे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि, आपके जो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उस थायराइड ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है। कौन सा? ये थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा ये भी आप गलत कर दोगे, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि एंटी डाई जो यूरेटिक हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, लेकिन इसका लेना देना भैया गर्भाशय से नहीं है, ना ही थायरोक्सिन हार्मोन का कोई कार्य गर्भाशय से संबंधित है। हाँ, इन दोनों हार्मोन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इन दोनों हार्मोनों का संबंध गर्भाशय से हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये भैया ओवरी से निकलता है, ओवरी से स्रावित होता है। आपका जो अंडाशय होता है उस अंडाशय से स्रावित होता है। एक तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और दूसरा निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन को हम मादा हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन के कारण मादा के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। इसी हार्मोन के कारण किशोरावस्था के पश्चात जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो इसी हार्मोन के कारण दिखाई देते हैं, इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। जिसमें से सबसे बड़ा एक परिवर्तन दिखाई देता है, वो दिखाई देता है भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित, मासिक धर्म चक्र से संबंधित जो आपको परिवर्तन दिखाई देता है वो भैया इस एस्ट्रोजन के कारण दिखाई देता है। हाँ,
ओवरी से निकलने वाला ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय निकलता है, और ये सहयोग करता है भैया, जो निषेचित अंडाणु होता है ये उसके सहयोग में मदद करता है। लेकिन आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार को उत्तेजित करता है। तो मैं आपको बता दूं भैया, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यही आपका राइट आंसर होगा। इसे लव हार्मोन कहा जाता है। उसके अलावा इसे जन्मदायक हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि माँ और बच्चे के बीच में, एक माँ और अपने बच्चे के बीच में जो प्यार होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है। जन्मदायक हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये बच्चे के जन्म के समय सहयोग करता है। कौन सा हार्मोन? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो गर्भाशय होता है इसके आकार को ये बढ़ा देता है, और जन्म के समय जो महिला को जो पीड़ा होती है उसे कहा जाता है प्रसव पीड़ा। तो काफी हद तक भैया इस प्रसव पीड़ा को ये जो हार्मोन होता है ये कम कर देता है। इसके अलावा दूध को बाहर निकालने में ये हार्मोन सहायक होता है। कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। दूध बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दूध बनाने वाली ग्रंथि है भैया मेमोरी ग्रंथि, जो चेस्ट सीने में होती है। और दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। लेकिन दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। यहां से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भैया, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो फेमस क्वेश्चन क्या है कि कम समय में गाय व भैंसों से अधिक दूध निकालने के लिए उन्हें किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो जो डेयरी फार्म वगैरह खोल के रखते हैं वो गाय भैंसों से कम समय में अधिक दूध निकालने के लिए ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसका इंजेक्शन देते हैं, और इसी हार्मोन के कारण भैया बहुत ज्यादा दूध निकलता है, जिनसे उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में उन जो पशु होते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, उन सभी को नुकसान होता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नेचुरल तरीके से जो प्राकृतिक रूप से जो दूध दे रही है वो ही देना चाहिए, और कहीं ना कहीं फिर वो उनको नुकसान पहुंचाता है, फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसका यह भी कार्य है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन, गर्भाशय को सिकुड़ने का काम करता है। कहने का मतलब जब बच्चा का जन्म होता है तो उस समय गर्भाशय सिकुड़ेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तभी तो बच्चा बाहर आएगा। गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार को उत्तेजित करने का कार्य करता है। गर्भाशय ग्रीवा जब खुलेगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो उसको उत्तेजन करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 27/2/2021 को। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। 4 क्वेश्चन हुए हैं आज। बहुत अच्छे तरीके से हमने 4 क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी सीखी है। अगर आप रोज के 4 से 5 क्वेश्चन करते हो आराम के साथ, और वो सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं, तो भैया मैं तो आपके लिए और बहुत अच्छी बात मानता हूँ। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। लेकिन आपके विदा लेने से पहले मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ आपको। यार सुबह 6 बजे रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।